हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड सिमेट्री एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो यूनिट फर्स्ट है 5th पेपर का, उसका स्टडी कर रहे थे। आज हम इसका सेकंड लेक्चर देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हमने मॉलिक्यूल की या किसी ऑब्जेक्ट की सिमेट्री चेक करने के लिए दो प्रकार के सिमेट्री एलिमेंट्स की बात की थी। पहला सिमेट्री एलिमेंट था एक्सेस ऑफ रोटेशन, जिसे CN से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा सिमेट्री एलिमेंट था मिरर प्लेन, जिसे सिग्मा से डिनोट किया था। आज हम थर्ड सिमेट्री एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं अभी, जिसे हम कह रहे हैं इन्वर्जन सेंटर, जिसे डिनोट करते हैं I से। ये इन्वर्जन सेंटर सिमेट्री एलिमेंट किसी ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल में है या नहीं है, इसके लिए हम उस ऑब्जेक्ट के सेंटर के अकॉर्डिंग जो अपोजिट ग्रुप है उनका इन्वर्जन प्रोसेस या इन्वर्जन ऑपरेशन करवाते हैं। इन्वर्जन ऑपरेशन करवाने से अगर मॉलिक्यूल के व्यू में चेंज नहीं आ रहा है, उसका जो फॉर्म है वो वैसा ही दिखाई दे रहा है, उसी का इक्विवेलेंट फॉर्म हमें प्राप्त हो रहा है, तब हम कहेंगे उसमें सिमेट्री एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर ये एक ऑक्टाहेड्रल फॉर्म रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें ये सिमेट्री हमें इस सेंटर के अकॉर्डिंग चेक करना है। इस सेंटर के सापेक्ष जो अपोजिट ग्रुप है वो ये है, ये 2 और 4, 1 और 6 और 3 और 5, ये ग्रुप सेम है। हमने इनका जब पोजीशन चेंज कर दिया है सेंटर के सापेक्ष, जब इन्वर्जन किया तो जैसे 2 की जगह 4 आ गया और 4 की जगह 2 आ गया। तो ऐसा करने से ये जो फॉर्म है इन्वर्जन के बाद जो हमें प्राप्त हो रही है, ये इन्वर्जन से पहले वाली जो फॉर्म है उसी के इक्विवेलेंट दिखाई देती है। इसलिए हम कहेंगे कि इस कंडीशन में इस ऑपरेशन के सापेक्ष इसमें इन्वर्जन सेंटर पाया जा रहा है। ऐसे ही हम ये जो दूसरे ग्रुप हैं इनके सापेक्ष भी जब इन्वर्जन ऑपरेशन करवाते हैं और उसके बाद मॉलिक्यूल को जब हम उसका स्टार्टिंग जो फॉर्म है जिस पर हमने ऑपरेशन किया था उसे कंपेयर करते हैं, तो ये पाते हैं कि ये जो फॉर्म है वो पहले वाले फॉर्म के इक्विवेलेंट ही है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इस मॉलिक्यूल में या इस ऑब्जेक्ट में इन्वर्जन ऑफ सेंटर जो सिमेट्री एलिमेंट है वो पाया जाता है। नेक्स्ट सिमेट्री एलिमेंट है इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन, जिसे हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। N फोल्ड ऑफ रोटेशन कहलाता है, जैसा कि हमने एक्सेस ऑफ रोटेशन में देखा था, जहाँ पर हमने CN लिखा था। इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन में हम इम्प्रॉपर रोटेशन का ऑपरेशन करवाते हैं। इसमें टोटल 2 ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट जो ऑपरेशन है वो रोटेशन का है, फर्स्ट ऑपरेशन रोटेशन का है, और फिर इसके परपेंडिकुलर जिस एक्स के सापेक्ष हमने रोटेशन करवाया है उसी के परपेंडिकुलर मिरर प्लेन रखकर हम उसका मिरर इमेज लेते हैं। मिरर इमेज लेने के बाद में जो ऑब्जेक्ट का फॉर्म हमें दिखाई दे रहा है, उसका जो ओरिएंटेशन हमें दिखाई दे रहा है, उसका कंपैरिजन हम करते हैं उस ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग फॉर्म से। अगर वो उसके इक्विवेलेंट दिखाई देता है तब हम कहते हैं कि उसमें
इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन सिमेट्री एलिमेंट पाया जाता है, या ये ऑब्जेक्ट इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन के सापेक्ष सिमेट्री शो करता है। जैसे यहाँ पर ये इस प्रकार से मॉलिक्यूल है, जिसमें से ये COD हम कह सकते हैं कि पेपर के प्लेन में है। A और B ये दोनों पेपर के प्लेन के लंबवत हैं, ऊपर और नीचे की तरफ। जैसे ये दोनों आगे पेपर की प्लेन में, ये प्लेन पेपर से ऊपर की तरफ और ये पेपर से नीचे की तरफ। यहाँ हमने बीच में से C4 एक्सेस को पास आउट किया, C4 के सापेक्ष जब इसका रोटेशन करवाया, C4 के सापेक्ष रोटेशन करवाने का मतलब हुआ कि हमने इस एक्स को 90 डिग्री रोटेट करवाया है। तो जब 90 डिग्री रोटेट करवाएंगे तो ये A और B ये दोनों आ जाएंगे पेपर वाले प्लेन में, और COD ये दोनों ग्रुप आ जाएंगे पेपर वाले प्लेन के ऊपर और नीचे। या आगे पेपर के ऊपर और नीचे, ये नीचे वाला ग्रुप पेपर के नीचे की तरफ, ये D जो ग्रुप है वो पेपर के प्लेन के ऊपर की तरफ आ गया। ये A और B दोनों पेपर वाले प्लेन में ही हैं। अब हमने इस मॉलिक्यूल का जो सेंटर है वहाँ पर इस C4x के सापेक्ष परपेंडिकुलर वे में प्लेन रखा, मिरर इमेजिन किया। इस मिरर के सापेक्ष जब हम मिरर इमेज देखेंगे तो ये COD ग्रुप हमें इस तरफ दिखाई देंगे, जो अभी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें राइट हैंड साइड दिखाई देंगे, तो हमें यहाँ पर ये दिखाई देंगे। और जो A और B ग्रुप हैं वो हमें दिखाई देंगे लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार हमने ये दो ऑपरेशन किए। ये दो ऑपरेशन करने के बाद जो हमें ऑब्जेक्ट का फॉर्म प्राप्त हुआ उसका कंपैरिजन हम करते हैं स्टार्टिंग जो फॉर्म है उसके साथ। वो दोनों अगर इक्विवेलेंट है तब हम कहते हैं कि इसमें इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन एलिमेंट पाया जाता है, या उसके सापेक्ष ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है। यहाँ पर एग्जाम्पल यह है जैसे एथेन का CH3 ये जो एथेन मॉलिक्यूल है वो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टैगर्ड फॉर्म है इसकी, वो स्टैगर्ड फॉर्म को हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। ये इसका स्टैगर्ड फॉर्म है। इस स्टैगर्ड फॉर्म के जब इसको कंसिडर करेंगे तब हम यहाँ सेंटर से ये जो एक्स पास आउट हो रही है C6 ये एक्स है, तो इसके सापेक्ष जब हम इसको रोटेट करवाएंगे C6 यानी 6-fold एक्स है ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस ऑब्जेक्ट को इस एक्स के सापेक्ष कितने डिग्री पर घुमाएंगे 60 डिग्री। जब हम 60 डिग्री घुमा देंगे, घुमाने के बाद जो ऑब्जेक्ट हमें प्राप्त होगा उस ऑब्जेक्ट के यहाँ बीच में हम मिरर को रखेंगे, क्योंकि वो इस एक्स के परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। उसके सापेक्ष जब हम मिरर इमेज देखेंगे दोनों तरफ के ग्रुप की, जो राइट है वो लेफ्ट में दिखाई देगा, लेफ्ट वाला राइट में दिखाई देगा। और उस कंडीशन में फिर हम एथेन का स्टार्टिंग जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो, और जो दोनों ऑपरेशन करने के बाद में लास्ट में हमें प्राप्त हुआ, उस दोनों का जब हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने पर यदि दोनों इक्विवेलेंट हमें दिखाई देती हैं, तब हम कहते हैं कि एथेन मॉलिक्यूल में S6 इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन सिमेट्री एलिमेंट पाया जाता है, या ये एथेन मॉलिक्यूल S6 के सापेक्ष सिमेट्रिक है। इस प्रकार इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन के द्वारा भी हम मॉलिक्यूल की सिमेट्री को चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार S2 अगर इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि उस मॉलिक्यूल के अंदर C2 एक्सिस है
और C2 एक्सिस के सापेक्ष जब उसमें हमने परपेंडिकुलर प्लेन लगाया तो उसका जो मिरर इमेज बना वो मिरर इमेज उस ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल का स्टार्टिंग फॉर्म के इक्विवेलेंट है। तब हम कहेंगे उसमें S2 इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, ये हमारे हो गए सिमेट्री एलिमेंट्स जिनके सापेक्ष हम मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री को चेकआउट करते हैं। ये जो सिमेट्री ऑपरेशंस हैं ये आप लोगों ने बहुत पढ़े हैं, BSc में पढ़े हैं और 12th क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन एक बार आप घर पर मॉडल्स बनाकर इन ऑपरेशंस को करवा कर देखिए, तब ये इमेजिनेशन आपके जब दिमाग में आएगा तब ये क्लियर होगा कि ये किस प्रकार से इसमें C6X है या नहीं है, C4X है या नहीं है। सिमेट्री एलिमेंट चेकआउट करने के बाद में जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स को हम सिमेट्री एलिमेंट के सापेक्ष क्लासिफाई करते हैं और जो अलग अलग क्लासेस बनती हैं उनको हम कॉमन रूप से पॉइंट ग्रुप बोलते हैं। तो पॉइंट ग्रुप क्या हो गया? उन ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है जिनमें पाए जाने वाले सिमेट्री एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है। तो सेम सिमेट्री एलिमेंट वाले ग्रुप वाले जो ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल है वो एक साथ रखे जाते हैं और उसको एक स्पेसिफिक नोटेशन दिया जाता है और उसे हम बोलते हैं पॉइंट ग्रुप। ये पॉइंट ग्रुप देने के लिए उसमें हम इस प्रकार से इस फ्लो चार्ट की सहायता से चेक करते हैं कि कौन सा सिमेट्री एलिमेंट और उसको कौन से पॉइंट ग्रुप में रखेंगे। ये यहाँ पर ये पॉइंट ग्रुप दिए हुए इस प्रकार से और भी है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में ये क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं है। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो हम इस रो में चलेंगे, इस फ्लो चार्ट में ये जो डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर उसमें हम देखते हैं कि इन्वर्जन ऑफ सेंटर है या नहीं है। अगर इन्वर्जन ऑफ सेंटर है तब हम इस डायरेक्शन में आएंगे और उसका पॉइंट ग्रुप क्या बन जाएगा? D∞H। तो उस कंडीशन में लीनियर मॉलिक्यूल है और ये कंडीशन है, तब हम कहेंगे कि उसमें ये पॉइंट ग्रुप है। तो ये जब आप एग्जांपल्स के द्वारा इनको एक बार कंसिडर करके देखेंगे, जैसे इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं किसको? एसिटिलीन को। इसी प्रकार अगर इन्वर्जन सेंटर नहीं है तब हम इस तरफ आएंगे। इन्वर्जन सेंटर नहीं है तब हम कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल में जो पॉइंट ग्रुप है वो C∞H है। C∞H नहीं, V। ये यहाँ पर ये इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हो सकता है जैसे मॉलिक्यूल HCN, उसमें इस प्रकार की कंडीशन हो सकती है। तो ये कंडीशन हुआ जब मॉलिक्यूल लीनियर हैं। अगर लीनियर नहीं है तब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। लीनियर नहीं होने पर हम ये देखेंगे कि उस मॉलिक्यूल में दो या दो से अधिक रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या। अगर हैं तब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद हम ये देखेंगे कि उसमें इन्वर्जन ऑफ सेंटर है या नहीं है। अगर इन्वर्जन सेंटर है तब हम इस डायरेक्शन में मूव करके उसको हम ये चेकआउट करेंगे कि उसमें C5 जो रोटेशन एक्सिस है वो है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग अगर वो है तो उसे हम IH ग्रुप से, और नहीं है तो OH पॉइंट ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये OH ग्रुप ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए है। अगर इन्वर्जन सेंटर नहीं है तब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और उस कंडीशन में वो जो मॉलिक्यूल्स हैं या ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए जो पॉइंट ग्रुप दिया जाएगा वो है TD। टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री वाले ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए ये पॉइंट ग्रुप होता है। अगर यहाँ पर
2 से अधिक एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, तब हम इस फ्लो चार्ट में आगे की तरफ मूव करते हैं। ये कंडीशन है कि इसमें हायर ऑर्डर का CN या इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है या नहीं है। अगर है तो हम हाईएस्ट जो ऑर्डर वाला प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रोटेशन ऑफ एक्सिस है, तो हम ये चेक करते हैं कि हायर ऑर्डर वाला कौन सा है। फिर उसमें ये कंडीशन है या नहीं है। NC2 हायर ऑर्डर का होना चाहिए और उतनी संख्या में C2 एक्सिस होनी चाहिए। यदि किसी मॉलिक्यूल में हम ये देखते हैं कि C3 है, मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस है, C3 एक्सिस है, और फिर हम चेक करते हैं कि उस मॉलिक्यूल में क्या 3C2 एक्सिस भी हैं क्या। तो उस मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस है और 3C2 एक्सिस भी हैं, तब तो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें हम देखेंगे उसमें सिग्मा H हॉरिजेंटल प्लेन है क्या। अगर हॉरिजेंटल प्लेन है तब उसे हम DNH पॉइंट ग्रुप से रिप्रेजेंट करेंगे, या इस पॉइंट ग्रुप में उस ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल को रखेंगे। अगर उसमें हॉरिजेंटल प्लेन नहीं है तब हम ये देखेंगे कि उसमें N डाइहेड्रल प्लेन है या नहीं है। अगर डाइहेड्रल प्लेन है तब हम उसे DND पॉइंट ग्रुप में रखेंगे, और यदि डाइहेड्रल मिरर प्लेन नहीं है तब उसे हम सिर्फ DN पॉइंट ग्रुप में रखेंगे। यदि जैसे यहाँ पर जब हम चेक कर रहे थे कि C3 एक्सिस है और 3C2 एक्सिस भी है, तब तो हम इस डायरेक्शन में गए थे। अगर C3 एक्सिस है लेकिन 3C2 एक्सिस नहीं है, तब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। हायर ऑर्डर का CN एक्सिस तो है लेकिन C2 ऑर्डर के N एक्सिस नहीं है, तब हम इस कंडीशन में इस तरफ आएंगे। तब हम ये देखेंगे कि उसमें हॉरिजेंटल प्लेन है या नहीं है। अगर हैं तब हम इस प्रकार से यहाँ मूव करेंगे और इसको हम रखेंगे CNH ग्रुप में। नहीं है तब हम उसमें चेक करेंगे कि सिग्मा V वर्टिकल प्लेन है या नहीं है। अगर वर्टिकल प्लेन है तब उसे हम रखेंगे CNV पॉइंट ग्रुप में, और यदि उसमें वर्टिकल प्लेन भी नहीं है तब उसमें हम चेक करेंगे कि इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन डबल फोल्ड का S2N है या नहीं है। अगर S2N है तब उसे हम S2N पॉइंट ग्रुप में रखेंगे, और नहीं है तो उसे हम CN पॉइंट ग्रुप में ही रख देंगे। अगर CN हायर ऑर्डर वाला रोटेशन ऑफ एक्सिस नहीं है तब हम यहाँ पर आते हैं और ये देखते हैं कि उसमें सिग्मा है या नहीं है। अगर सिग्मा है तो उसे इस प्रकार से हम यहाँ पर पॉइंट ग्रुप CS के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यदि नहीं है तब हम देखते हैं उसमें इन्वर्जन सेंटर है या नहीं है। इन्वर्जन सेंटर है तो CI से, और नहीं है तो C1 से उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस प्रकार हम मॉलिक्यूल को उनके अलग अलग पॉइंट ग्रुप में रख सकते हैं। ये हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जब उनके द्वारा क्लियर होगा कि किस प्रकार से हम ये ऑपरेशन करते हैं। जैसे H2O के लिए अगर हम देखें तो जो वाटर और अमोनिया है दोनों ही CNV पॉइंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। दोनों को इस एक पॉइंट ग्रुप में ही रखते हैं। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर C2 एक्सिस है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा V भी है। से स्टार्टिंग में हम देखेंगे मॉलिक्यूल लीनियर है या नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है तो हम नहीं वाले डायरेक्शन में आ गए। फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि इसमें हायर फोल्ड वाली एक्सिस है या नहीं है, तो इसमें C2 एक्सिस है लेकिन इससे हायर ऑर्डर वाली एक्सिस नहीं है, तो हम N वाले जो फ्लो चार्ट का डायरेक्शन उसमें चले गए। फिर इसमें हम देखते हैं सिग्मा V है या नहीं है, तो सिग्मा V इसमें है
इस कारण इसको किस में रख दिया, CnV, या हम कहें इसके लिए पर्टिकुलर आएगा C2V। इसी प्रकार जब हम अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया में C3 एक्सिस पाई जा रही है और इसमें सिग्मा V भी पाए जा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो C3V पॉइंट ग्रुप बनेगा। इस प्रकार किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम सिमेट्री एलिमेंट्स को चेक करके उनका पॉइंट ग्रुप देख सकते हैं। अब आप कुछ एग्जांपल्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको करना, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और बताऊंगा। ओके।